हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटो आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। और हमारी ग्रेट पर्सनालिटीज़ की सीरीज़ के अंदर आज हम अपनी नेक्स्ट पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज हम जिस पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उनका नाम है मनेंद्र नाथ रॉय, जिनको हम पॉपुलरली एम.एन. रॉय के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, ये जो हमारी ग्रेट पर्सनालिटी की सीरीज़ है, इसका जो एक पर्पज़ है कि यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं प्री और मेंस ओरिएंटेशन में देखा जाए तो जिसके ऊपर किसी न किसी थिंकर के बारे में ज़रूर पूछा जाता है कि उनका फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर क्या रोल था, उन्होंने उनकी क्या पॉलिटिकल फ़िलॉसफी थी, जहाँ उनकी क्या मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो इंडिया के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में रही है। तो इसी के रिलेशन के अंदर ही ये जो सीरीज़ है जो मैंने अभी स्टार्ट की हुई है, तो आज हम एम.एन. रॉय को इस सीरीज़ के अंदर जो है इनका एक बायोग्राफिकल स्केच जो है वो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। और आज की जो हमारी ये जो लेक्चर है, अगर इस लेक्चर का आप पीडीएफ जो हैं वो रीड करना चाहते हैं तो इसके लिए ये पीडीएफ आपको हमारे ऑटो आईएएस अकेडमी के ऐप के ऊपर अवेलेबल है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से, जहां आप अपने आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो वो ऐप स्टोर से इसे डाउनलोड करके इस पीडीएफ को जो है वो डिटेल में स्टडी या एनालिसिस कर सकते हैं। सो चलिए फिर आज का जो लेक्चर है इसको आज हम स्टार्ट करते हैं। और किसी भी थिंकर को, और अगर हम किसी भी ग्रेट पर्सनैलिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी जो अर्ली लाइफ है, जो उनका चाइल्डहुड है, उनके बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि उनकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई और किस तरह से वो स्ट्रगलिंग फेज से निकले हैं। सो नरेंद्र नाथ, जिनको नरेन भाई भी कहा जाता था, जो नरेन भट्टाचार्य भी कहा जाता था, और ज़्यादातर हम पॉलिटिकल या हम बुक्स के अंदर उनको एम.एन. रॉय के नाम से जो हैं वो हम उनको ज़्यादा यहाँ पे जानते हैं। और इनका जो बर्थ था, ये बंगाल में इनका जो था बर्थ हुआ था इन द ईयर 1887 में ये बॉर्न हुए थे। जो नरेन थे उनका बर्थ एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। इनके जो फादर थे वो एक टेंपल के पुजारी भी थे, संस्कृत के बहुत अच्छे जाने माने वो उस समय के पंडित हुआ करते थे। इसलिए जो एम.एन. रॉय थे उनकी जो अर्ली एजुकेशन है वो संस्कृत और इनके अंदर भी यहाँ पे हुई। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पार्ट है देखने के लिए कि एक बच्चा जो एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा होता है और बड़ा होता है और बाद में वो किस तरह से एक कम्युनिस्ट बनता है, और कम्युनिज्म जो है उसकी जो एक आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। क्योंकि अगर हम ब्राह्मणिज्म की बात करते हैं तो उसमें कास्ट सिस्टम जो है वो वहाँ पे आ जाता है, लेकिन अगर हम कम्युनिस्ट की बात करते हैं तो वो कास्ट सिस्टम या गॉड या इस चीज़ में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। तो ये ट्रांजिशन एक बहुत इंटरेस्टिंग है देखने के लिए। अब इनकी जो अर्ली एजुकेशन, जैसे मैंने बताया कि इनकी जो स्टार्टिंग में बंगाल में इनका एजुकेशन यहाँ पे हुआ, और स्कूलिंग के बाद इनका ही ज्वाइन नेशनल कॉलेज अंडर दी गाइडेंस ऑफ श्री अरबिंदो जी, जहाँ पे इन्होंने इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री का जो एजुकेशन था वो लिया। बाद में इन्होंने बंगाल टेक्निकल कॉलेज को भी यहाँ पे ज्वाइन किया। एम.एन. रॉय जो थे, ही वॉज ए ग्रेट इंटेलेक्चुअल। राइटिंग इन्होंने बहुत ज़्यादा की थी और बहुत सारे लिटरेरी वर्क भी इनको लिखे थे। और अगर इनकी अगर हम नॉलेज का बेस देखें तो इट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन दी सेल्फ स्टडी, और अपनी इंटेलेक्चुअल नॉलेज के कारण ही और अपनी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ के कारण ही, चाहे वो कोई भी बड़ा लीडर था, चाहे वो इंडिया का था, चाहे वो किसी फॉरेन कंट्री का था, वो एम.एन. रॉय के साथ उसका रिलेशन जो है वो बहुत बेहतरीन रहा है। और अब एजुकेशन से जो एम.एन. रॉय हैं वो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कैसे आते हैं। ऑलरेडी जो रॉय थे, ही वाज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय वी.डी. सावरकर, दयानंद जी, स्वामी विवेकानंद और बंकिम चंद्र चटर्जी। खास करके विवेकानंद जी से इन्होंने द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुइज्म जो था इसके बारे में जाना, और बंकिम चंद्र चटर्जी से ही बेसिकली लर्न द बेसिक टेनेट्स ऑफ द ह्यूमैनिटी हियर। तो इसका ऑलरेडी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। 1905 में जो हमारा इंडिया उस समय एक बड़े ही एक इमोशनली चार्ज एटमॉस्फेयर से निकल रहा था, क्योंकि जो ब्रिटिश थे उन्होंने 1905 में बंगाल की डिवीज़न कर दी थी, जिसके अगेंस्ट में
कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट मूवमेंट जो था वो स्टार्ट किया हुआ था। लेकिन 1905 की इस प्रोटेस्ट मूवमेंट में कांग्रेस में भी दो तरह के ग्रुप बन चुके थे। एक जिसे हम मॉडरेट कहते हैं, जो रेवोल्यूशनरी जहाँ इस तरह की आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते थे, और दूसरी तरफ जो ग्रुप था वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप आ जाता था जो रेवोल्यूशनरी और इन मेथोडोलॉजी को सपोर्ट करते थे। इस एंटी पार्टीशन मूवमेंट के अंदर जो बंगाल के लिए चलाई गई थी, देयर वर मैनी अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट काम कर रही थी और वो ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो करना चाहती थी थ्रू द मेथोडोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन। इनमें से प्रोमिनेंट नाम जो है वो हमारे पास आता है अनुशिनल समिति का और युगांतर ग्रुप ऑफ भागा जतिन का। इस अनुशिनल समिति को जो रॉय थे उन्होंने इसको यहाँ पे ज्वाइन भी किया और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी का उनका जो पार्टिसिपेशन जो था उनका इसके अंदर रहा, जिसके लिए उनको प्रोसिक्यूट भी किया गया, उनको जेल भी भेजा गया। देयर वाज 2 केसेस, द पॉलिटिकल डकैती केस इन 1907 एंड हावड़ा कॉन्स्पिरेंसी केस इन 1910, जिसमें उन्हें कुछ जेल भी हुई थी। और क्योंकि ये दोनों केसेस जो थे वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए जो था, ब्रिटिश ने इनके बहुत सारे जो रेवोल्यूशनरी थे उनको अरेस्ट किया था, तो एम एन रॉय को भी इन केसेस के अंदर प्रोसिक्यूट किया गया। अब कोई भी अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं या कोई भी किसी भी तरह की अगर हम कोई भी आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो उसको चलाने के लिए, लोगों तक लेके जाने के लिए एक बहुत बड़ी एक फंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और उस समय अनुशिनल समिति और ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर थे उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो एम एन रॉय को दी कि आप जाएं और आप जाके देश से बाहर जाके हमारे लिए जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उसके लिए फंडिंग और आर्म्स का जो है वो इंतज़ाम कीजिए। 1914 में ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड वार जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। जर्मन जो था वो इंग्लैंड के अगेंस्ट जो था वो बैटल जो था वॉर लड़ रहा था, जिसके चलते एम एन रॉय जो था उनको लगा कि भाई जर्मन जो है वो हमें इसमें बहुत सपोर्ट करेगा, और जर्मन को अप्रोच भी किया। जैसा कि हमारे बहुत सारे रेवोल्यूशनरी जो बाहर लेके काम कर रहे थे, जिसके अंदर हम गदर पार्टी का रेफरेंस भी देखते हैं, दे ऑलरेडी ट्राई टू कॉन्टैक्ट द जर्मन कि उनकी सपोर्ट लेने के साथ इंडिया में एक रेवोल्यूशन और क्रांति लाई जाए। जर्मन से जिस उम्मीद की बात की जाती थी वो उम्मीद इतनी ज़्यादा जो थी खरी नहीं उतरी, और जर्मन से जो सपोर्ट मिलने की उम्मीद थी वो जर्मन से सपोर्ट इनको यहाँ पे नहीं मिली। लेकिन इसी टाइम तक जो था इसमें अंदर जो इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेंसी भी आ जाती है, क्योंकि जिस तरह से जर्मन की सपोर्ट ली जा रही थी, अब एम एन रॉय को लगा कि अब जो ब्रिटिश पुलिस हैं दे नो अबाउट हिम वेरी वेल, और अगर वो वापस गए उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। सो यहाँ से ही जो एम एन रॉय थे उनकी एक कम्युनिस्ट बनने की जो जर्नी थी वो यहाँ से स्टार्ट होती है। उसके बाद वो डिफरेंट कंट्री में जाते हैं और वहाँ के जो मेजर लीडर हैं उनको मिलते हैं। ड्यूरिंग दिस जर्नी ही विजिटेड जापान आल्सो। जापान में उन्हें सैन यत सेन से मुलाकात भी होती है, जो उस समय चाइना में रेवोल्यूशनरी के लिए रेवोल्यूशनरी काफ़ी ज़्यादा का उस समय स्ट्रगल कर रहे थे, और इन्होंने सैन यत सेन से भी इन्होंने हेल्प की डिमांड की, लेकिन इनको वहाँ पे हेल्प नहीं मिली। और इधर सीक्रेट ब्रिटिश पुलिस जो थी इनके पीछे थी, तो किसी न किसी तरह इन्होंने एक फर्जी पासपोर्ट जो था उसको अरेंज किया, जिसकी हेल्प के साथ अल्टीमेटली ये जो थे अमेरिका वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अमेरिका में पहुंचने के चलते इनकी यहाँ पे हम देखेंगे जब ये अमेरिका जाते हैं तो हेयर ही गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू ए कम्युनिस्ट लीडरशिप हियर। और इस ट्रांसफॉर्मेशन का हम इसका इफेक्ट जो देखेंगे, एक तो अमेरिका में जब ये होते हैं ही मेट हिज फर्स्ट वाइफ, जिनका नाम यहाँ पे आ जाता है एवलिन ट्रेंट। एवलिन ट्रेंट नाम की एक वुमेन से ये मिलते हैं अमेरिका के अंदर, और एवलिन ट्रेंट जो थे शी वाज ऑलरेडी ए कम्युनिस्ट आइडियोलॉग जो थी और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे, और इनके साथ शादी भी हुई थी। तो इनके हेल्प के, इनके इन्फ्लुएंस के चलते हम यहाँ पे देखेंगे कि रॉय जो थे वो थोड़ा कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ यहाँ पे टिल्ट होते हैं। और मैक्सिको की अगर हम बात करते हैं, और यहीं पर ही मैक्सिको के अंदर भी अगर मैक्सिको का टाइम देखेंगे तो मैक्सिको में 1910 से लेके 1920 के बीच में एक बहुत बड़ा सिविल वॉर वहाँ पे चल रहा था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहाँ पे बड़े हाईएस्ट ऑर्डर की थी, 2 प्रेसिडेंट उनके असैसिनेट कर दिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे भी एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन जो था वो चल रहा था। ड्यूरिंग दिस टाइम इन्होंने बहुत सारा
मार्क्स का लिटरेचर पढ़ा और उसी लिटरेचर को रीड करते हुए ही बिकम वेरी मच इन्फ्लुएंस बाय द मार्क्स आइडियोलॉजी, और ये एक कम्युनिस्ट जो है वो यहाँ पे बनते हैं और एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ जो है वो यहाँ पे चले जाते हैं। और आफ्टर बिकमिंग एन मार्क्सिस्ट ही बिलीव दैट कि जिस तरह 1917 में लेनिन सपोर्टेड जो रशियन रेवोल्यूशन वहाँ पे लाया गया, ऐसा ही रेवोल्यूशन जो है वो अगर इंडिया में लाया जाए तो हमें आज़ादी मिल सकती है। तो यहाँ पे उनका एक बड़ा फिर्म बिलीफ हो गया कि रेवोल्यूशन इज़ द मीडियम टू गेट इंडिपेंडेंस हियर। सो अमेरिका से चलते चलते ही रीच मैक्सिको, ये मैक्सिको भी गए। मैक्सिको में ही वेंट विद माइकल बोरोडिन के साथ ये यहाँ पे गए, जो कि उस समय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो रशिया की मेजर कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, उनके एक एज ए एमिसरी से और रिप्रेजेंटेटिव थे। तो माइकल बोरोडिन के साथ ये मैक्सिको में गए और वहाँ पे एम.एन. रॉय और माइकल बोरोडिन जो थे, इन्होंने मैक्सिको कम्युनिस्ट पार्टी की फॉर्मेशन की। ये पहली कम्युनिस्ट पार्टी थी जो रशिया से बाहर किसी कंट्री में इसकी फॉर्मेशन की गई थी, जिसमें एम.एन. रॉय का एक बहुत बड़ा रोल था। और इन्हीं एफर्ट के चलते, इन्हीं एम.एन. रॉय की जो एफर्ट्स रही हैं मैक्सिको के अंदर, इससे लेनिन जो थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और लेनिन ने एम.एन. रॉय को इनवाइट किया कि भाई साहब आप हमारे सेकेंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो उस समय मैक्सिको में हो रही थी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की फॉर्म में, आप इसको आएँ और इसको अटेंड कीजिए। तो यहाँ से ही मैक्सिको से जो रॉय हैं ये मूव हो जाते हैं टूवर्ड द रशिया और वहाँ पे ये लेनिन के कांटेक्ट में आते हैं। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी, यहाँ पे हम देखेंगे कि रॉय पहले एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव आते हैं जो इंडिया को इस कम्युनिस्ट जो कॉन्फ्रेंस है इसमें वो एज ए रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए कम्युनिस्ट लीडर है। अब इसमें यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में एक ऑल इंडिया सेंट्रल रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई जाती है फॉर द काज ऑफ द इंडिया इंडिपेंडेंस आल्सो। और इस कमेटी का हम देखेंगे जो रॉय हैं, एम.एन. रॉय, वो इसके चेयरमैन भी बनते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एम जो था वो रॉय का अभी भी यही था कि किसी तरह से देश जो है उसको आज़ाद यहाँ पे करवाना है। दोस्तों, जब हम रॉय के बारे में पढ़ते हैं तो एक बड़ा प्रोमिनेंट जो है वो नाम यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आता है कि आज की जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, इसकी जो फॉर्मेशन थी वो एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी। तो बिकॉज ऑफ हिज कॉन्टैक्ट एंड इन्फ्लुएंस इन रशिया, इसी के चलते ही ये ताशकंद में जाते हैं और ताशकंद में 17 अक्टूबर 1920 को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन की जाती है। ये पहली कम्युनिस्ट पार्टी है जो इंडिया में बनाई जाती है। एम. आचार्य इस पार्टी के चेयरमैन होते हैं और रॉय जो हैं इसके सेक्रेटरी जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। क्योंकि जो रॉय थे, जैसा मैंने पहले बताया, ही वॉज ए प्रोलिफिक राइटर, ए ग्रेट थिंकर एज वेल एज ए इंटेलेक्चुअल। तो इन्होंने अपनी राइटिंग से, अपनी स्पीचेस से और अपने जो एक इन्फ्लुएंस से बड़ी जल्दी ही जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के अंदर ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशन के ऊपर पहुंच गए। और यहाँ तक कि वैनगार्ड जो समय लेनिन की पार्टी का एक मेन मैगजीन भी हुआ करता था, द मास्टर्स, द एडवांस गार्ड, जो उस समय कम्युनिस्ट लिटरेचर के मेन मीडियम होते थे, और इनके अंदर उनकी बहुत सारी एडिटोरियल और राइटिंग भी यहाँ पे लिखी गई। क्योंकि इंडिया में जो कम्युनिस्ट लिटरेचर था वो पूरी तरह से यहाँ पे बैन था, और लेकिन किसी ना किसी तरह से ये जो बुक्स होती थी उनको इंडिया में स्मगल किया जाता था। और बिकॉज ऑफ हिज कम्युनिस्ट थिंकिंग एंड बिकॉज ऑफ हिज कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, कानपुर कॉन्स्पिरेंसी केस, ये कानपुर कॉन्स्पिरेंसी केस जो है ये 1924 का आता है, जिसके अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो बहुत सारे कम्युनिस्ट लीडर को अरेस्ट करती है और उनके अगेंस्ट में जहां अरेस्ट वारंट इशू किए जाते हैं, क्योंकि ब्रिटिश का मानना है कि ये जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, जो कम्युनिस्ट सपोर्टर हैं, दे आर वेजिंग द वॉर अगेंस्ट द किंग ऑफ इंग्लैंड एंड वांट टू फिनिश द सोवरेनिटी ऑफ इंग्लैंड। सो इसके कारण कानपुर कॉन्स्पिरेंसी केस के अंदर रॉय भी जो था उनको भी यहाँ पे चार्जशीट जो था किया गया, लेकिन रॉय क्योंकि इंडिया में नहीं थे, इनको जो था वो अरेस्ट जो था वहाँ पे नहीं किया गया। लेनिन की डेथ के बाद जो रॉय थे उनका इन्फ्लुएंस जो था वो धीरे धीरे जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें काफ़ी कम होना शुरू हो चुका था। और इसका एक रीज़न ये भी था कि जो इंडिया के कम्युनिस्ट लीडर थे उन्होंने भी एक जो ब्लेम था वो रॉय के ऊपर लगाया था कि जितना रॉय क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर जितना कम्युनिस्ट
इन्फ्लुएंस फैल रहा है, जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो एक्चुअली नहीं है। जो रॉय कहते हैं कि जो हज़ारों लोग जो हैं इसको शामिल कर रहे हैं, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट द रियलिटी देयर। तो इसकी वजह से भी जो रॉय था उनका इन्फ्लुएंस यहाँ पे कम किया गया। और लेनिन की जो आइडियोलॉजी थी वो चाहते थे कि अब मार्क्स कहता था कि देयर शुड बी नो पार्टी, ठीक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन लेनिन कहते थे, उनकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी थी कि जिस जिस कंट्री में इंडिपेंडेंस या फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है वहाँ की जो भी मेन पॉलिटिकल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन उस स्ट्रगल को, जहाँ उस मूवमेंट को लीड कर रही है, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। और इन दिस कॉन्टेक्स्ट फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में कांग्रेस थी और चाइना में कॉमिनतांग था, तो इन्होंने बोला कि पार्टी ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है और हमें जो है इनको सपोर्ट करना चाहिए, कांग्रेस और इन पॉलिटिकल पार्टी को, इनके फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। लेकिन रॉय का मानना था कि दिस इज़ अगेंस्ट द मार्क्स प्रिंसिपल, और क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन, जो पार्टियां हैं, इट इज़ बेसिकली डोमिनेटेड बाय द एलीट सेक्शन, तो इससे अगर इंडिपेंडेंस मिल भी जाएगी तो वो एक रियल इंडिपेंडेंस नहीं होगी, जिसके चलते इनकी जो उस समय कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी उससे इनके डिफरेंस क्रिएट कर दिए गए और इनको वहाँ के रशिया से कम्युनिस्ट जो पार्टी से इनको निकाल भी दिया गया। अब रॉय इंडिया आना चाहते थे लेकिन इंडिया आ नहीं सकते थे। उसका कारण एक ये था कि 1924 का जो कानपुर कॉन्स्पिरेंसी केस था उसमें चार्जशीट थे और इनको ऑलरेडी पता था कि अगर मैं वापस गया तो मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, जिसके चलते इन्होंने इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर उसे रैमसे मैकडॉनल्ड को एक लेटर लिखा और उस लेटर में कहा कि जिस तरह इंग्लैंड के अंदर भी बहुत सारे कम्युनिस्ट हैं वो रहते हैं और इंग्लैंड की गवर्नमेंट उनको अरेस्ट नहीं करती है, दे हैव सम फ्रीडम, इसी तरह से ही आई एम ऑल्सो ए कम्युनिस्ट लीडर एंड इफ़ आई गो टू इंडिया तो मुझे वहाँ पे अरेस्ट जो है वो ना किया जाए। लेकिन रैमसे मैकडॉनल्ड जो थे उन्होंने किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स जो था इनको नहीं दिया। अल्टीमेटली व्हेन ही केम टू इंडिया, जब यहाँ पे वापस आते हैं यहाँ पे, तो 1930 में जब इंडिया वापस आते हैं और 1931 का जो कांग्रेस का सेशन है उसको भी आके ये अटेंड करते हैं और ब्रिटिश जो हैं इनको कानपुर कॉन्स्पिरेंसी केस में अरेस्ट कर लेते हैं। स्टार्टिंग में इनको 12 साल की सज़ा हुई थी लेकिन बाद में हायर कोर्ट में अपील करने पर वो सज़ा जो थी वो 6 साल कर दी गई। लेकिन ये 6 साल की सज़ा रॉय को हेल्थ ग्राउंड के ऊपर बहुत भारी पड़ी क्योंकि ये 5-6 साल रॉय को डिफरेंट जेल में इनको ट्रांसफ़र किया गया और वहाँ का जेल का जो कंडीशन था ब्रिटिश जेल का, दैट यू नो इट वाज वेरी बैड। वहाँ पे ना तो अच्छा खाना मिलता था, ना प्रॉपर सफाई, ना सैनिटेशन वहाँ पे होती थी, जिसके चलते एम.एन. रॉय को वहाँ पे काफ़ी बीमार हो गए, काफ़ी इन्फेक्शन हुआ इनको हार्ट का प्रॉब्लम भी हुआ, किडनी का प्रॉब्लम भी हुआ। लेकिन एम.एन. रॉय का जो अंदर का जुनून था, जो अंदर के देश के लिए कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की जो आग थी वो कभी ठंडी नहीं पड़ी। तो 5-6 साल की सज़ा काटने बाद इनको रिलीज़ किया गया और रिलीज़ करने के बाद इन्होंने अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को जो था वो थोड़ा, क्योंकि कम्युनिस्ट जो थे वो ऑलरेडी रॉय का साथ छोड़ चुके थे, सो ड्यूरिंग दिस टाइम इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ पे ज्वाइन किया। ही वॉज इलेक्टेड एज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, जो रॉय थे, जो जवाहरलाल नेहरू थे, जहाँ सुभाष चंद्र बोस थे, वो ऑलरेडी रॉय को बहुत मानते थे और उनकी इंटेलेक्चुअल और उनकी जो आइडियोलॉजी थी उसकी कदर भी करते थे। सो रॉय यहाँ पे जब ज्वाइन करते हैं एंड यू नो दैट के इसी टाइम के ऊपर ही जो रॉय थे, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिमांड भी की थी, जिसको बाद में जाके कांग्रेस ने अपनी एक ऑफिशियल डिमांड भी यहाँ पे बनाया था यहाँ पे। अब रॉय कांग्रेस को जब ज्वाइन करते हैं, अब कांग्रेस वाज बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर डिफरेंट पर्सनैलिटी और डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग इसके अंदर थे यहाँ पे। तो रॉय ने कांग्रेस को ज्वाइन किया कि वो कांग्रेस के अंदर एक लेफ्ट नेशनलिस्टिक फ्रंट जो है वो यहाँ पे खड़ा करेगा। लेकिन कांग्रेस से भी रॉय को यहाँ पे जो था वो साइडलाइन होना पड़ा। कारण क्या था, 1940 के 1939-40 के बीच में जो सेकेंड वर्ल्ड वार की जब स्टार्ट होती है तो उस समय कांग्रेस, जहाँ गांधी जी जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर थे, उन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट करने से मना कर दिया था कि जब तक आप हमें कंक्रीट प्रपोजल, जो कंक्रीट हमारी इन राइटिंग में हमारी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करोगे फॉर द सेपरेट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एंड ऑल दिस डिमांड दैट वाज मेकिंग, तब तक इंडिया किसी भी तरह से जो है सपोर्ट नहीं करेगा।
तो इसके टाइम पे हम देखेंगे कि जो रॉय थे वो वॉर को सपोर्ट कर रहे थे, और उनका सपोर्ट करने का रीज़न ये था कि ये जो फासिस्ट की आइडियोलॉजी है, सपोर्टेड बाय जर्मन, सपोर्टेड बाय इटली, इट इज़ वेरी बैड फॉर द it is very bad for the democracy and all these kind of things। तो जिसके लिए इन्होंने यहाँ पे माना कि भाई नहीं, हमें जो है वॉर का सपोर्ट करना चाहिए, और ये थोड़ा कांग्रेस से अलग हो गए और इन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, दैट वाज रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ 1940 बनाई गई। इंडियन यूनियन ट्रेड कांग्रेस, जो कि एक कांग्रेस की ट्रेड यूनियन थी, इसको भी इन्होंने छोड़ दिया, और इसको छोड़ने के बाद इन्होंने अपनी एक नई आउटफिट बनाई, इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर, जो थी इनके द्वारा बनाई गई। और ख़ास करके इन्होंने जो भी लेबर वर्कर थे उनको बोला गया कि भाई आप जो हैं वॉर के टाइम पे कोई स्ट्राइक ना करें और ब्रिटिश को यहाँ पे सपोर्ट करें। 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया गया गांधी जी के द्वारा, तो रॉय जो थे वो इसके बहुत बड़े क्रिटिक्स थे, और इन्होंने इस मूवमेंट को सैबोटेज मूवमेंट तक भी कह डाला था, जिसके कारण रॉय जो थे वो थोड़े इंडियन मास्टर्स थे, बिल्कुल अलग हो गए थे। और यहाँ से मैंने बताया कि कारण इसके एक तो जो फासिज्म आइडियोलॉजी थी उसको रोकने का, और दूसरा हम देखेंगे जो रशिया था, रशिया वाज सपोर्टिंग इंग्लैंड इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, तो जिसके कारण कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये जो लोग थे वो क्विट इंडिया मूवमेंट के अगेंस्ट थे, इन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया। अगर मुस्लिम रिलीजन की या लीडर्स की बात की जाए यहाँ पे, तो रॉय वाज द ओनली नॉन लीग सपोर्टर ऑफ द मोहम्मद अली जिन्ना, और इन्होंने इनको एडवाइस भी किया था कि यू शुड गो फॉर द सेपरेट कंट्री, और आपको एक सेपरेट जो है अपना नेशन जो है यहाँ पे बनाना चाहिए। और जिन्ना को इन्होंने प्रपोज भी किया कि आप एक डेमोक्रेटिक कोलिशन जो है वो यहाँ पे बनाइए, जिसके अंदर रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी भी होगी, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन लेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, और बाकी एलिमेंट को शामिल करके आप एक डेमोक्रेटिक कोलिशन की फॉर्मेशन कीजिए। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉय की इस एडवाइस को की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो था वो नहीं दिया, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज सपोर्टिंग ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना एंड हिज एंटी क्विट इंडिया मूवमेंट का जो स्टांस था, जिसके कारण हम देखेंगे कि रॉय की पॉपुलैरिटी जो थी वो इंडिया में काफ़ी कम होनी शुरू हो चुकी थी। और इसका पता रॉय को तब चलता है कि जब 1946 के जो इलेक्शन होते हैं, उस इलेक्शन में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो बहुत ही पुअर रिफॉर्म करती है, मात्र 1 सीट ही ये जीत पाती है, जिसके चलते रॉय जो हैं ये अल्टीमेटली एक्टिव पॉलिटिकल पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेते हैं और रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को जो है उसको वाउंड अप कर देते हैं। अगर हम रॉय को देखते हैं तो रॉय की जो बिगिनिंग हम देखते हैं, ही स्टार्टेड एज ए रेवोल्यूशनरी, ही मेड हिज ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिस्ट, बट ही एंडेड एज ए ह्यूमनिस्ट। ठीक है, तो अब रॉय ने यहाँ पे पूरा हम यहाँ पे देखेंगे कि रॉय सेड दैट there should be something that should be beyond communism, beyond revolution and beyond traditional politics। traditional politics से मतलब जो पार्टी लेड जो आज की डेमोक्रेसी या पार्टी की हम बात करते हैं। ठीक है, तो इससे कुछ अलग जो है उसकी फॉर्मेशन की ज़रूरत है, और इसी के चलते ही इन्होंने अपना एक नया कॉन्सेप्ट दिया, दैट वाज द न्यू ह्यूमनिज्म, जहाँ रेडिकल ह्यूमनिज्म की जिसको हम बात करते हैं जहाँ पे। ठीक है, रेडिकल ह्यूमनिज्म के बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। अब इसको लेके ही अल्टीमेटली रिटायर्ड इनटू द देहरादून, और वहाँ पर रह के इन्होंने बहुत बेहतरीन लिटरेचर और बुक्स जो था वो इन्होंने आगे जाके अपना लिखा भी। और बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ ग्राउंड एंड वेरियस अदर एलिमेंट, अल्टीमेटली जो ए ग्रेट इंटेलेक्चुअल, ही पास्ड वे इन 1954 में इनकी जो थी वो यहाँ पे डेथ हो गई है यहाँ पे। ठीक है, और इनकी डेथ के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे कि इनका जो लास्ट मेजर स्टांस था M.N. रॉय का, रेडिकल ह्यूमनिज्म, बेसिकली व्हाट वाज इट हियर। ठीक है, रेडिकल ह्यूमनिज्म जो था, दिस फिलॉसफी बेसिकली रिवॉल्व अराउंड इंडिविजुअल और मैन। इसके अंदर इन्होंने एक इंडिविजुअल, उनकी फ्रीडम, उनकी इंडिविजुअलिटी और उनकी पर्सनैलिटी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। रॉय का मानना था कि किसी भी सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, जहाँ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का अगर कोई एक कॉमन बैरोमीटर हो सकता है तो वो है
दैट इज़ बेसिकली ह्यूमैनिटी और ए इंडिविजुअल, क्योंकि हर इंडिविजुअल जो होता है उसके अंदर एक बेसिक ट्रेट होता है, दैट इज़ रीज़न, कि वो अपना अच्छा बुरा सोच सकता है। और हर इंसान को ये लगता है कि हर इंसान को चाहता है कि उसके पास एक फ्रीडम हो, और वो फ्रीडम जो है उसके पास एक रियल फ्रीडम होनी चाहिए विदाउट एनी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन एंड द अननेसेसरी रोल ऑफ द स्टेट हियर। जिसके चलते जो रॉय थे वो एक पार्टीलेस डेमोक्रेसी की फॉर्म जो बात करते थे, स्टेट की वो सपोर्ट नहीं करते थे, कि उनका मानना था यहाँ पे स्टेट होगी, वहाँ पे फोर्स होगी, और एक रियल पॉलिटिकल सिस्टम और एक रियल इंडिपेंडेंस वही हो सकती है जिसमें इंडिविजुअल के पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंडिपेंडेंस और उसके पास फ्रीडम हो। सो दैट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट रेडिकल ह्यूमनिज्म जो इनके द्वारा दिया गया। और जैसा कि रॉय जो थे, इन्होंने बहुत बड़ा वर्क जो है वो अपने लाइफ में यहाँ पे लिखा है। मैंने कुछ वर्क यहाँ पे आपके लिए लिया है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कभी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं कि उनकी कौन सी बुक या कौन सा जर्नल जो है उनके द्वारा लिखा गया है। सो देर आर 8-9 मेजर वर्क है यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे कि द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, इंडिया इन ट्रांजिशन, वेरी पॉपुलर बुक, रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन, द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम, poverty or plenty, from savagery to civilization, India's problem and its solution, and national government or people government. These are the some of the important work जो लिखे गए हैं। सो स्टूडेंट, आई होप कि ये जो एम.एन. रॉय का लेक्चर था ये आपको पसंद आया होगा, और इस लेक्चर को सुन के और इसका PDF रीड करके आपको आपकी हिस्ट्री के टॉपिक्स या इस तरह के जो थिंकर्स के ऊपर जो हमारे कुछ टॉपिक्स आते हैं उनमें आपको बेहतरीन जो है वो एक बेहतरीन स्कोर जो है वो आप अपना हासिल यहाँ पे कर पाएंगे। सो विद दिस होप आई थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।